नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 34 से लेकर 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही सेक्शंस पहले 40 से लेकर 44 इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करते थे। ये टोटल मिलाकर देखिए 5 सेक्शंस हैं और ये पांचों सेक्शंस के लिए एक अलग से सब चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर कई सारे सब चैप्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला सब चैप्टर है और उस सब चैप्टर का नाम है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलेवेंट। न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होंगे, अर्थात इन 3 की 3 सेक्शंस में, सॉरी इन 5 की 5 सेक्शंस में ये चेक करना है हमको कि एक कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है तो इस जजमेंट को किसी दूसरे केस में, किसी दूसरे सूट में रेलेवेंट बना सकती है क्या। पांचों की पांचों सेक्शंस का जो कोर होगा वो यही होगा। इस 5 सेक्शंस पर हम आगे जाएं। देखिए पांचों सेक्शंस को दोस्तों मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। पांचों सेक्शंस को एक साथ पढ़ने से ही ये सेक्शन समझ आएंगी। अगर एक एक करके पढ़ाया तो ये सेक्शन समझ आपको नहीं आएगी। इसलिए आप वो रजिस्टर लेकर बैठ जाइए और इंपॉर्टेंट बातों को आप नोट करते जाइए। और जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं कि वीडियो के पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप सब लोग वीडियो को देख सकते हैं, बट 24 घंटे के बाद केवल मेंबर्स ही इस अब वीडियोज को देख पाएंगे, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहली बात कि यहां पर जो एक वर्ड यूज हो रहा है वो है जजमेंट। अब बात आती है कि ये जजमेंट कितने तरीके का होता है, क्योंकि ये तरीके समझ लेना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप तरीका समझ लेंगे तो सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38 पांचों में डिफरेंस कर पाएंगे। तो पहला एक जजमेंट होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं जजमेंट इन रेम, हिंदी में बोलते हैं सर्वबंधी निर्णय। और दूसरे टाइप का जजमेंट होता है जजमेंट इन पर्सोना, इट मींस व्यक्ति बंधी निर्णय। जो जजमेंट इन रैम होते हैं, मैं बेसिक सी बात बता दूं कि जो जजमेंट इन रैम होते हैं ये हर किसी को बाइंड करते हैं। हर किसी को बाइंड करने का मतलब ये चाहे जजमेंट दो पार्टीज के बीच में हुए, ए और बी के बीच में, बट ये इस तरीके का जजमेंट है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड को बाइंड करता है और उन पर ये एप्लीकेबल हो जाता है। जजमेंट इन पर्सोना का मतलब है, पर्सोना से मतलब पर्सन, पर्सन से मतलब व्यक्ति को बंद करने वाला, व्यक्ति को बाइंड करने वाला। इट मींस जिन पार्टीज के बीच में ये डिसीजन आया वो केवल वो डिसीजन, वो जजमेंट केवल उन्हीं पार्टीज को बाइंड करेगा, किसी और पार्टी को बाइंड नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाई द जजमेंट डज नॉट बाइंड अदर्स। इसको अब थोड़ा अटेंटिवली आप सुन लेना और नोट कर लेना। बिना नोट किए कोई भी यहां से आगे पास नहीं करेगा वीडियो को। देखिए जनरल रूल क्या है कि केवल और केवल उन पार्टियों पर बाइंडिंग होता है जिनके बीच में ये डिसीजन दिया गया था। जो इस जजमेंट की पार्टीज थी उन्हीं को बाइंड करेगी, अदर्स को बाइंड नहीं करेगी। जनरल रूल है ये और इसके पीछे का लॉजिक ये है। पहला कारण है ऑडी एड्रम पार्टी। इट मींस अदर्स, जो दूसरी पार्टी है, अदर पार्टी मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। जो दूसरी पार्टी है, हर पार्टी को, जो जजमेंट में, जो केस में, सूट में जितनी भी पार्टीज हैं, सभी को सुनाया जाने का मौका मिला हो, सभी को अपॉर्चुनिटी दी हो कि आपको जो कहना है आप कह दीजिए। उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया या नहीं किया डजंट मैटर, बट अपॉर्चुनिटी उनको मिली हो। यहीं के साथ आपके दिमाग में ना सेक्शन 27 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी चलती रहनी चाहिए। तो पहला जो ग्राउंड है इस बात का कि दूसरे लोगों को क्यों एप्लीकेबल नहीं होते हैं जजमेंट दूसरे पार्टीज पर, उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों कि वो जो दूसरे लोग हैं जो इस जजमेंट में पार्टी ही नहीं है, तो क्योंकि उन जब वो पार्टी नहीं है तो उनको सुना नहीं गया, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि अपने आप को सुना सके। तो
तो ऐसा जजमेंट जहां पर वो पार्टी नहीं, जहां उनको सुना ही नहीं गया, उस जजमेंट को आप उनके ऊपर कैसे बाइंडिंग कर देंगे? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है कि आप बिना दूसरी पार्टी को सुने आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि जो उसको बाइंड कर दे, उसको बाध्य कर दे। एग्जाम्पल के हिसाब से ले लीजिए, अ जजमेंट इन अ सूट बिटवीन ए एंड बी। एक सूट है, ये ए और बी दो पार्टीज के बीच में है, इसमें जजमेंट आ गया, कोर्ट ने अपनी डिसीजन दे दिया। वुड नॉट बाइंड सी, ए और बी से अलग पार्टी है सी, ये सी को बाइंड नहीं करेगा। कहां बाइंड नहीं करेगा? इन अनदर सूट बिटवीन ए एंड सी। एक पार्टी पहले सूट में से ले ली गई और दूसरी पार्टी बिल्कुल नई जो पहले सूट में नहीं थी, उन दोनों के बीच में, ए एंड सी के बीच में एक अगला सूट है, तो इस अगले सूट में ये पहले सूट का जो जजमेंट है ये सी को बाइंड नहीं करेगा, इसलिए बिकॉज इन अर्लियर सूट सी वाज नॉट पार्टी एंड देयरबाय ही कुड नॉट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। इसलिए क्योंकि पार्टी नहीं था सी पहले सूट में, उसको फिर इसीलिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपनी बात कह सके। इसी कारण से एक ग्राउंड तो ये हुआ कि सी जो पार्टी नहीं था उस सूट में, तो उसके जजमेंट को सी पर बाइंड नहीं किया जा सकता दूसरे सूट में। नोट करते जाना आप इस बात को, क्योंकि ये 5 की 5 सेक्शन 34 से लेकर 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 40 से लेकर 44, इतनी सी बातों से पांचों की पांचों क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, अदर पार्टी मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। भाई किसी भी एविडेंस को एविडेंस कब माना जाता है? जब कोई एक विटनेस कोर्ट के सामने आया, उसने अपनी ओरल स्टेटमेंट जज साहब के सामने बोल दी, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। अब जो एडवर्स पार्टी है, प्रतिपक्ष है, उसको मौका दिया गया कि आप इस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिए। इस प्रतिपक्ष ने, एडवर्स पार्टी ने इस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, प्रतिपरीक्षा कर ली। जैसे ही ये प्रतिपरीक्षा पूरी हुई, अब इस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट कोर्ट में था वो एविडेंस बन गया। लेकिन जब हम दूसरे सूट में इस पहले सूट के जजमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि ए और बी के बीच का जो जजमेंट था, हम बात करते हैं ए एंड सी के बीच में, बीच वाले सूट में कितना रेलेवेंट होगा। तो देखिए, जो विटनेस ए लेकर आया, ऐसे विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी बी के पास तो थी, लेकिन क्योंकि सी इसमें पार्टी नहीं है, इसलिए सी के पास इस विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी इस सूट में नहीं थी। तो इस सूट का जजमेंट इस सूट में, दूसरे वाले में, सी पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, क्योंकि उसको क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तीसरी बात, तीसरी थोड़ा आपको कमजोर लगेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, एवरी केस मस्ट बी हर्ड एज पर इट्स फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। तीसरी बात ये कहती है कि हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग होते हैं। कितनी बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि कोई भी दो केस आइडेंटिकल नहीं होते, हर केस में कुछ ना कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो जाते हैं जिनके आधार पर डिसीजन भी चेंज हो सकता है। अर्थात कि यहां जो ए एंड बी के बीच में जो सूट नंबर 1 था, इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए यहां डिसीजन दिया गया। बट अब जो नया सूट है ए एंड सी के बीच, यहां इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो इसका डिसीजन तो इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर दिया जाएगा। जो इससे अलग है तो डिसीजन भी इससे अलग आ सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और सेक्शन 27 बीएसए से कनेक्टेड है और यहां पर भी वो काम आएगा। तो मैं
जवाब आप लोगों से चाहूंगा इसका कि देखिए केस चल रहा है, एक केस चल रहा है सपोज सेशन कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन, और यहां पर एक पार्टी तो स्टेट है जिसे आप प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं, और दूसरी पार्टी है, यहां पर दो एक्यूज है दोस्तों, दो बल्कि तीन मान लेते हैं, एक एक्यूज A1, एक एक्यूज A2 एंड एक एक्यूज A3, तीन एक्यूज यहां पर बनाए प्रोसिक्यूशन ने, तीनों के अगेंस्ट ट्रायल शुरू हो गया। अब जैसे ही ट्रायल शुरू हुआ तो जो एक्यूज A1 है ये एक्यूज एब्सकॉन्ड कर गया, ये भाग गया भैया, ये अब अपीयर नहीं होता कोर्ट के सामने। अब ये कोर्ट के सामने नहीं है तो इसके सामने तो अब विटनेसेस की एविडेंस होंगी ही नहीं। जब ये एक्यूज है ही नहीं तो इसको तो क्रॉस करने का राइट ही नहीं होगा, ना इसके पास अपॉर्चुनिटी होगी क्रॉस करने की। बट ट्रायल चला A2 एंड A3 दोनों एक्यूज के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, इनके लिए इनके काउंसिल्स भी अपीयर होते हैं और विटनेसेस आए W1, W2, W3 एंड W4, ये चार विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने बुलाए, चारों को प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किया और चारों का क्रॉस एग्जामिनेशन A2 ने किया एंड A3 ने किया। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद A1 फिर पकड़ा गया, A1 को अरेस्ट किया गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया और A1 के अगेंस्ट भी ट्रायल चल पड़ा। अब W1, W2, W3 एंड W4 ये जो चार विटनेस है, इन विटनेसेस को ये एक्यूज क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाया, ना तो इसके पास उस समय अपीयर नहीं हो रहा तो राइट भी नहीं था और ना ही इसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अब इनको दोबारा बुलाया जाएगा, इनका दोबारा एग्जामिनेशन होगा, इनको ये एक्यूज क्रॉस एग्जामिन करेगा, फिर जो इनकी एविडेंस होगी वो इस A1 के अगेंस्ट एविडेंस बनेगी। लेकिन इनमें से जब तक ये A पकड़ा गया, ये जो लास्ट के दो विटनेस थे ये बुजुर्ग थे, W3 एंड W4, ये दोनों मर गए। अब ये दोनों मर गए तो अब तो ये आ नहीं सकते। तो प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि साहब आपके ही सामने इस पूरे के पूरे केस के बारे में बोलकर गए, कोई ऐसा नहीं है कि केवल A2 और A3 के बारे में उन्होंने बोला है, नहीं, पूरे केस के बारे में बोला है और सबके रोल बताकर गए। A1 का रोल बताया, A2 का रोल बताया, A3 का रोल बताया, W3 एंड W4 ने, और पूरे केस के बारे में एविडेंस देकर गए हैं। तो इसी केस में देकर गए, आपके ही सामने देकर गए, तो इनकी जो एविडेंस है, जो A2 एंड A3 ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, सेम एविडेंस को हम यहां पर रेलेवेंट मान लेते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं A1 के अगेंस्ट। तो अब आपसे मैं जवाब जानना चाहता हूं कि W3 एंड W4 ये जो दो विटनेस हैं जो मर गए, इनकी यहां गवाही हो चुकी है इसी केस में, तो क्या इनकी एविडेंस को अब A के अगेंस्ट रेलेवेंट बनाकर उसको पढ़ा जा सकता है, एडमिसिबल किया जा सकता है और उनको आधार मानते हुए A को सजा दी जा सकती है क्या? आपको जवाब देना है, एटलीस्ट जवाब तो देना है, हाँ या ना में कम से कम। लेकिन जो लोग कारण बता सकते हैं साथ में, वो कमेंट में कारण भी बताएंगे कि इस कारण से मेरा यस और इस कारण से मेरा नो है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है तो रिवाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए, दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन को और आराम से क्वेश्चन का जवाब देना। ये बात आपको यहां भी हेल्प करेगी क्योंकि बहुत सारी बातें यहां कनेक्टेड हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जनरल बात यही है कि केवल और केवल दो लोगों को जिनके बीच में वो डिसीजन हुआ है उन्हीं को बाइंड करेगा जजमेंट,
दूसरों को नहीं करेगा, तो दूसरों को क्यों नहीं करेगा उसके 3 कारण मैंने आपको बता दिए। अब सबसे पहले सेक्शन तो हमने लिखी थी, कहां से शुरू कर रहे थे दोस्तों, हम सेक्शन 34 से शुरू कर रहे थे 38 बीए से तक, 5 सेक्शंस, यानी सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट। बट मैं आपको सबसे पहले इन 5 सेक्शंस में से पढ़ाना चाहूंगा सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 37 बीएसए। क्यों पढ़ाना चाहूंगा? क्योंकि देखिए ये इन 5 सेक्शंस का जर्नल रूल तो यही है। ये जो सब चैप्टर का नाम है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट व्हेन रेलेवेंट, किसी कोर्ट के जो निर्णय होंगे, न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होंगे, तो जर्नल रूल है उसका सेक्शन 37 बीएसए, और उसमें कहा है कि जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्री आर इररिलेवेंट, आर इररिलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। जनरल रूल क्या है कि कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, कोई डिक्री है किसी कोर्ट की, वो रेलेवेंट नहीं होगी, अर्थात दूसरे मैटर में। क्यों नहीं होगी? उसके बेसिक कारण वही हैं जो मैंने अभी 3 पीछे बताए। अर्थात क्यों बताए थे पहले, कि मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाह रहा था, एक पृष्ठभूमि आपके लिए जमाना चाह रहा था, जिससे कि आपको अचानक से तुरंत हिट कर जाए कि यस क्यों इररिलेवेंट है, और आपको याद भी रह जाए कि सेक्शन 37 इररिलेवेंसी की बात करती है। जैसे कि सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 बीएसए बात करती है कन्फेशन इज इररिलेवेंट। इसी तरीके से जजमेंट्स, ऑर्डर्स, डिक्रीज, निर्णय, आदेश और डिक्री ये इररिलेवेंट होंगी। ये है इस सेक्शन का जनरल रूल, लेकिन इसके अंदर 5 एक्सेप्शंस लिखे गए हैं। बहुत छोटी सी सेक्शन है, बहुत छोटी सी सेक्शन है, आपको दिखाऊंगा मैं यहां पर स्क्रीन पर। बट अभी आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि एक जनरल रूल है और 5 एक्सेप्शन हैं इस जनरल रूल के। तो जनरल रूल है कि ये जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रिलेवेंट नहीं। तो अब बात आती है कि 5 एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो 5 एक्सेप्शंस को 2 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में तो ये कहा गया कि जब लिखा है इस सेक्शन में जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्री, 3 बातें लिखी हैं, जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज other than which are mentioned in previous 3 sections। कौन सी सेक्शन पढ़ रहे हैं हम? 37। इससे पहली 3 सेक्शंस कौन सी हुई? 36, 35 एंड 34। ये कहता है कि इस सेक्शन के 5 एक्सेप्शंस में से 3 एक्सेप्शन तो वो हैं जो इससे पहली 3 सेक्शंस में बातें बताई गई हैं। 3 एक्सेप्शंस हो गए, 3 सेक्शंस 3 एक्सेप्शंस, अर्थात कि ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 34, 35 एंड 36, इसमें कुछ जनरल रूल से हटकर बात कही गई है, तभी तो रेलेवेंट बनाए हैं। और एक्सेप्शन बता रहे हैं तो जनरल रूल है इररेलेवेंट है, तो एक्सेप्शन क्या होगा? इररेलेवेंट होंगे। अर्थात सेक्शन 34 में बताया गया कि जजमेंट रेलेवेंट होंगे, 35 एंड 36 में बताया गया कि जजमेंट रेलेवेंट। ये तो 3 ही एक्सेप्शन हुए, मैं तो 5 कह रहा हूं कि 5 एक्सेप्शंस हैं। हाँ 5 एक्सेप्शंस हैं, तो 2 एक्सेप्शंस और लिखे हैं इसमें। ये अनलेस करके लिखे गए कि जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर्स आर इररेलेवेंट unless the decrees, the judgment, the order, decree is a facting issue itself। जो वो डिक्री है, जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो अपने आप में फैक्टिन इशू है उस केस का, उसकी एग्जिस्टेंस ध्यान देना। तो चौथा एक्सेप्शन, और इस सेक्शन में 5 इलस्ट्रेशन है, उनमें से 5 में से जो लास्ट के 3 इलस्ट्रेशन हैं
वो बताते हैं कब रेलेवेंट हैं, इट मींस एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले दो, शुरू के जो दो एक्सेप्शंस हैं वो कब इररेलेवेंट होंगे, जो जर्नल रूल है वो उसके बारे में बात करते हैं। अर्थात ये सेक्शन 37 बात करती है कि जर्नली तो इररेलेवेंट होंगे जजमेंट्स, बट हाँ 5 बातें ऐसी हैं जहां पर जजमेंट रेलेवेंट हो जाएंगे। 5 बातों में से एक सेक्शन 34, एक सेक्शन 35, एक सेक्शन 36। 34 बात करती है कब रेलेवेंट होंगे, कब रेलेवेंट होंगे, ब्रीफ बता रहा हूं अभी आपको, डिटेल आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 34 कहती है कि अगर ये जजमेंट ऐसे हैं कि किसी कोर्ट को रोकती हैं, ये जजमेंट दूसरे के सूट की जजमेंट, दूसरे केस की जजमेंट, ये रोकती हैं किसी कोर्ट को किसी सूट का कॉग्निजेंस लेने के लिए, यानी कहती हैं कि तुम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, ऑलरेडी ये मैटर डिसाइडेड है। जैसा कि सेक्शन 11 सीपीसी में रेस जुडिकाटा आपने पढ़ा होगा, वो भी यही कहता है कि अगर एक बार एक सूट फाइनली डिसाइड हो गया है तो अब उसका दूसरा सूट नहीं लाया जा सकता। सिमिलरली यहां पर कहा गया कि जो जजमेंट हैं, इट मींस आप सेक्शन 34 को रेस जुडिकाटा के नाम से याद कर सकते हैं। सेक्शन 35, सॉरी इसको पूरा कर दूं, सेक्शन 34 को आप ऐसे ही याद रखें, रेस जुडिकाटा के नाम से याद रखें। और उसमें कहा गया कि अगर जजमेंट ऐसा है कि कोर्ट को किसी सूट में कॉग्निजेंस लेने से रोकता है या किसी कोर्ट को ट्रायल करने से रोकता है, अगर जजमेंट ऐसा है देन रेलेवेंट होगा सेक्शन 34, अदरवाइज जनरल रूल 37 ही है। तो इसलिए पहले 37 पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि जनरल रूल पहले पढ़ना है, एक्सेप्शन तो बाद में पढ़नी। इसके बाद में सेक्शन 35 देखिए, मैंने पढ़ाया जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम का मतलब कि ये ऐसा जजमेंट है कि पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है, नॉट इंडिया के लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, आउट ऑफ इंडिया भी ये ऐसी जजमेंट है कि ये सभी पर एप्लीकेबल हो। और इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये एक ऐसी जजमेंट है जो चार फील्ड में, आप नोट करो, ऐसे ही बोलना है आपको, 4 फील्ड में कोर्ट ने, 4 फील्ड पर जूरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। और ऐसी जजमेंट से किसी पर्सन को कोई करेक्टर मिला था या करेक्टर उससे ले लिया गया था, रिमूव हो गया। दोनों बातें, करेक्टर मिला था किसी पर्सन को या करेक्टर रिमूव, किसी प्रॉपर्टी पे कोई करेक्टर मिला और किसी प्रॉपर्टी का कोई करेक्टर रिमूव। 4 जूरिसडिक्शन, प्रोबेट जूरिसडिक्शन जो बिल की प्रोबेट के बारे में होता है, क्या होता है कैसे होता है बताओ। इसके बाद में मैरिज, मैट्रिमोनियल जूरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट ने डिसीजन दिया, या फिर इंसॉल्वेंसी को डिसाइड करने वाला, इंसॉल्वेंसी एक्ट में डिसीजन दिया जिस ट्रिब्यूनल ने, उस ट्रिब्यूनल के जो जजमेंट होंगे, ये 4 जूरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट्स ने जब कोई जजमेंट दिया तो ये जजमेंट ने जो करेक्टर दिया किसी पर्सन को, सपोज एक दो लोगों की मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया किसी कोर्ट ने, तो जैसे ही नल एंड वॉइड हुआ, दो लोगों के मैरिज का रिलेशन नल एंड वॉइड हुआ, इट मींस उनको जो हस्बैंड एंड वाइफ का करेक्टर मिला हुआ था वो करेक्टर उनसे छीन लिया गया। आज की डेट में अब वो अनमैरिड हैं, तो ये जो अनमैरिड का करेक्टर मिला ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए अनमैरिड है। अगर वो शादी करना चाहती हैं अब या चाहता है तो पूरे वर्ल्ड में किसी से भी शादी कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में वो मैरिड है। तो सेक्शन 35 को आप ऐसे जजमेंट जो पूरे वर्ल्ड के लिए होते हैं, जिनको बोलते हैं जजमेंट इन रेम, सर्वबंधी निर्णय, तो आप सेक्शन 35 को उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। डिटेल में बताऊंगा मैं अभी। सेक्शन 36 देखिए, जर्नली तो जजमेंट यही रूल है कि उन्हीं पार्टीज के बीच में एप्लीकेबल होता है, बट आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे इनमें कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐड होते जा रहे हैं। तो 36 में क्या है कि पार्टी तो अलग थी, लेकिन उसमें जो डिसीजन आया
वो एक ऐसे फैक्ट पर आया कि वो फैक्ट पब्लिक नेचर का था, वो फैक्ट पब्लिक नेचर का था। तो क्यों क्यों इसको रेलेवेंट बनाया जा रहा है, क्यों जनरल रूल से एक्सेप्शन की तरफ ले जाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हो गई, और पब्लिक में तो सारे लोग आ गए। इट मींस इन सारे लोगों में से अगर कोई दूसरी पार्टी भी आ जाएगी कल को सूट लड़ने के लिए, तो इसी पब्लिक नेचर के फैक्ट को डिसाइड करने के लिए कोर्ट का टाइम दोबारा से वेस्ट करेंगे क्या? जबकि ये फैक्ट पब्लिक नेचर का था, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और दूसरे व्यक्ति के साथ भी अगर सूट लाएंगे तो भी यही डिसीजन आएगा पब्लिक नेचर का होने के नाते। तो क्या जरूरी है कि दूसरा सूट डाला जाए तभी वो डिसीजन लिया जाए? नहीं। अगर पब्लिक नेचर का फैक्ट था, उस पर डिसीजन आया है, तो सेक्शन 36 कहती है कि ये जजमेंट भी रिलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 37 क्या कहती है? सेक्शन 37 कहती है कि जजमेंट इररिलेवेंट नहीं होंगे, पहला पार्ट। और इसके 5 एक्सेप्शंस, तो 5 में से 4 तो मैंने बता दी, 3 ये रहे, और एक जब जब ये इसकी एग्जिस्टेंस, इस जजमेंट की डिक्री की ऑर्डर की एग्जिस्टेंस अपने आप में फैक्ट इन इशू हो, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट किसी और सेक्शन में, यहां नहीं, यहां तो मना किया गया है, किसी और सेक्शन में। किसी और सेक्शन में मतलब आज की डेट में अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक बात हुई है रेलेवेंसी की, बट इसमें से आप सेक्शन 34 से लेकर 38 निकाल दीजिए, 5 सेक्शंस। ये टोटल मिलाकर 47 सेक्शंस हैं। इसमें से आप 5 सेक्शंस निकाल दीजिए तो सेक्शन 42 बची। तो इन 42 में अगर कहीं भी रेलेवेंट है दूसरी जगह पर, तो फिर वो जजमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 37 उसको नहीं रोकेगी क्योंकि उसने एक्सेप्शन दे दिया इस बात का। तो 5 एक्सेप्शंस फटाफट से। सेक्शन 34 में रेस जुडिकाटा के नाम से, सेक्शन 35 जजमेंट इन रेम के नाम से, सेक्शन 36 पब्लिक नेचर के नाम से, और चौथा कि जब इस जजमेंट की एग्जिस्टेंस अपने आप में फैक्ट इन इशू हो, और पांचवा जब इस जजमेंट की एग्जिस्टेंस अपने आप में रिलेवेंट फैक्ट हो कहीं और किसी सेक्शन। तो ये थी सेक्शन 37। अब बात आती है कि भाई ये तो आपको बता दिया गया कि इन मैटर्स में दूसरे केस की जो जजमेंट है यहां रेलेवेंट हो जाएगी। और सेक्शन 35 जजमेंट इन रैम वाले में 2 पार्ट। पहले पार्ट में तो बताया कि वो जो जजमेंट इन रैम वाला पार्ट है वो रेलेवेंट हो जाएगा, और इसका दूसरा पार्ट सब सेक्शन 2 कहती है कि ये जजमेंट जो यहां जजमेंट इन रैम के कारण रेलेवेंट हो रही है, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगी। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब कि इसको डिस्प्रूव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हालांकि ऐसा सेक्शन 34 एंड सेक्शन 36 में बताए गए जजमेंट के बारे में नहीं लिखा, बल्कि सेक्शन 36 में तो लिखा कि पब्लिक नेचर का होने के बावजूद भी यहां का जो जजमेंट है ये कंक्लूसिव नेचर का नहीं है, निश्चायक सबूत नहीं है। बट सेक्शन 35 का जो जजमेंट इन रैम वाला पार्ट है वो कंक्लूसिव नेचर का होगा, निश्चायक सबूत होगा, उसको डिस्प्रूव करने की, ना साबित करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर आप किस तरीके से डिस्प्रूव करेंगे? क्या आपके डिफेंस के पास कोई ग्राउंड्स नहीं है क्या उसको डिस्प्रूव करने के? तो अगली सेक्शन सेक्शन 38 बताती है बीएसए की कि आप किन किन ग्राउंड्स पर इस जजमेंट डिक्री और ऑर्डर को जो रेलेवेंट बता दिए गए, जो रेलेवेंट बता दिए गए सेक्शन 34, 35 और 36 और 37 में भी 2 बातों के आधार पर इनको आप चैलेंज कैसे करेंगे, आप डिफेंस कैसे करेंगे? आप अगर डिफेंस काउंसिल हैं तो आप ग्राउंड्स क्या क्या ले सकते हैं? तो यहां पर कुछ ग्राउंड्स बताए गए कि आप इन ग्राउंड्स को लेकर कह सकते हैं कि ये इस कारण से रेलेवेंट होने के बावजूद भी इररेलेवेंट। तो डिटेल में मैं आप लोगों को ये सारी बातें पढ़ाऊंगा, बट बेसिक था ये कि एक ही सेक्शन 37
भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में कनेक्टेड थी, सारी की सारी सेक्शन। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक तो आपको समझ आ गया होगा। यहां पर सेक्शन 37 में जो इररिलेवेंट वाला पार्ट है उसके लिए आपको जनरल बातें याद रखनी है, 3 बातें, नहीं तो वो इलस्ट्रेशन भी आपको समझ नहीं आएंगे। आप पढ़ के देख लेते, आप पहले नहीं तो अब पढ़ के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पहले कभी पढ़े होंगे तो आपको नहीं आएगा, नहीं तो वो इलस्ट्रेशन ही घुमा देंगे। इलस्ट्रेशन में कहा जा रहा है कि भाई जजमेंट है और आपको देखने से ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो रेलेवेंट होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी रेलेवेंट नहीं। उसके पीछे का कारण है, आपको चेक करना है कि क्या जिस पर्सन के अगेंस्ट आज इस जजमेंट को रेलेवेंट बताया जा रहा है, क्या ये पर्सन उस पहले वाले जजमेंट वाले केस में पार्टी था? क्या इसके पास अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को सुनाने की? क्या इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि विटनेस का एग्जामिनेशन इसकी प्रेजेंस में हुआ? क्या इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता था? और फैक्ट तो इस केस के और उस केस के अलग होंगे ही होंगे, वो तो आइडेंटिकल कभी होते ही नहीं। इतनी सारी बातों के कारण आपको लगते हुए भी जजमेंट बताया जाएगा कि इररिलेवेंट, तो तभी समझ पाएंगे आप जब इन जनरल बातों को आप समझ लें। तो अगली वीडियो में मैं बात करूंगा डिटेल से एक एक सेक्शन लेकर 34, 35, 36 एंड 38, तो 37 तो दिखा दूंगा एक बारी बेयर एक्ट से आप लोगों को क्या लिखी है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो चैनल। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।